तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के इंटरेस्टिंग रिएक्शन वीडियो में। दोस्तों, इस समय यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका दुनिया का सुपर पावर है। आज अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है। दुनिया की सबसे शक्तिशाली मिलिट्री, सबसे महंगी इंटरनेशनल करेंसी अमेरिका की ही है। लेकिन धीरे धीरे अब समय बदल रहा है। दुनिया के कई बड़े देश अमेरिका को सीधी टक्कर दे रहे हैं। हमारा पड़ोसी चीन इस मामले में सबसे आगे है। भारत भी अगला सुपर पावर बनने की रेस में है। हमारा देश भी अगर कुछ कमियों पर पार लेता है तो वह फ्यूचर सुपर पावर बन सकता है। इस वीडियो में हम 10 ऐसे कारण आपको बताने वाले हैं जिससे ये कहा जा सकता है कि भारत 2050 तक अगला सुपर पावर बन सकता है। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नंबर 1, इकोनॉमिक ग्रोथ। दोस्तों, इस समय भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है। भारत की इकोनॉमी की रफ्तार इस समय सबसे तेज है। इंडियन इकोनॉमी करीबन 7% की रेट से आगे बढ़ रही है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के हिसाब से भारत इकोनॉमी के मामले में 2027 में जर्मनी जबकि 2029 में जापान को पीछे छोड़ देगा। अकॉर्डिंग टू मॉर्गन स्टैनले 2027 तक भारत दुनिया की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगी। और अगर इसी रफ्तार से इकोनॉमी आगे बढ़ती रही तो भारत 2050 तक दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी वाला देश बन जाएगा। नंबर 2, पॉपुलेशन। दोस्तों, भारत इस समय करीब 141 करोड़ की आबादी के साथ दुनिया का दूसरा सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश है। और इसी बड़ी आबादी को देश के आर्थिक विकास में सबसे बड़ी रुकावट माना जाता है। हालांकि अभी जिस आबादी को बोझ समझा जाता है वही आबादी आने वाले सालों में देश की सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरेगी, क्योंकि भारत एक युवा आबादी वाला देश है। देश की 27% से ज़्यादा आबादी युवा है। वहीं चीन और जापान जैसे विकसित देशों की आबादी बूढ़ी हो रही है, जिनका इकोनॉमी में कोई योगदान नहीं है। ऐसे में दुनिया की निगाहें अब भारत पर ही टिकी हैं। भारत अपनी युवा आबादी के दम पर दुनिया पर राज कर सकता है। आने वाले समय में हमारे ही देश के युवा दुनिया भर की इंडस्ट्रीज में काम करेंगे, यानी कि भारत के पास मैन पावर की कमी बिल्कुल भी नहीं होगी। नंबर 3, मिलिट्री पावर। दोस्तों, किसी भी देश को सुपर पावर बनने के लिए सैन्य ताकत में भी पावरफुल बनना जरूरी है। आज अमेरिका को सुपर पावर इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि अमेरिका दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश है। चाइना और रसिया जैसे देश भी उसका सामना करने से डरते हैं। भारत को भी अगला सुपर पावर बनने के लिए उसे अपनी सैन्य शक्ति में इजाफा करना होगा। हालांकि वर्तमान में भी भारत कमजोर देश नहीं है। इंडियन मिलिट्री आज दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी और चौथी सबसे पावरफुल मिलिट्री है। आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा डिफेंस इंपोर्टर है। हालांकि ये दुनिया के करीब 30 देशों को डिफेंस इक्विपमेंट एक्सपोर्ट भी करता है। वहीं सरकार के मेक इन इंडिया जैसे प्रोजेक्ट्स के दम पर भारत आने वाले 25 से 30 सालों में दुनिया का वन ऑफ द बिगेस्ट डिफेंस एक्सपोर्टर भी बन जाएगा। और उस समय भारत को सुपर पावर बनने से कोई नहीं रोक सकता। नंबर 4, इंटरनेशनल रिलेशन। दोस्तों, कोई भी देश सुपर पावर तभी बन सकता है जब उसके दूसरे देशों के साथ संबंध अच्छे हों। आज अमेरिका सुपर पावर है। चाइना, रसिया जैसे चंद देश ही हैं जिनके साथ अमेरिका की नहीं बनती। बाकी सभी देशों के साथ अमेरिका के संबंध अच्छे हैं। भारत के भी दूसरे देशों के साथ संबंध काफ़ी मधुर हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। भारत किसी भी इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स में इन्वॉल्व नहीं है और ज़रूरत पड़ने पर उसने हमेशा ही अपने मित्र देशों की मदद की है। पिछले कुछ सालों में भारत की इंटरनेशनल रीच काफ़ी बढ़ी है, जिससे भारत में विदेशी व्यापार भी बढ़ा है। भारत की बेहतर विदेश नीति की वजह से कई देश भारत को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में उसे स्थायी सदस्य बनाने की मांग कर रहे हैं। और जब भारत यूएनएससी में स्थायी सदस्य बन जाएगा तब भारत का कद और भी बढ़ जाएगा। नंबर 5, टूरिज्म। दोस्तों, भारत को सुपर पावर बनने में टूरिज्म भी एक बड़ा रोल प्ले करेगा। भारत ग्लोबली वन ऑफ द पॉपुलर ट्रैवल डेस्टिनेशन है। नॉर्थ में हिमालय से लेकर साउथ में कन्याकुमारी तक फैला भारत का इतिहास और कल्चर दुनिया भर के ट्रैवलर्स को आकर्षित करता है। अभी भारत के जीडीपी में टूरिज्म सेक्टर 6% का कंट्रीब्यूशन करता है। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड ट्रैवल एंड टूरिज्म काउंसिल, जीडीपी कंट्रीब्यूशन में 185 देशों की रैंकिंग में भारत नंबर 6 पर है। वहीं 2050 में भारत के जीडीपी में ट्रैवल एंड टूरिज्म सेक्टर का कंट्रीब्यूशन $1 ट्रिलियन से भी ज़्यादा होगा, जिससे आने वाले सालों में इस सेक्टर में लाखों जॉब्स क्रिएट होंगी। नंबर 6, इंफ्रास्ट्रक्चर। दोस्तों, इंफ्रास्ट्रक्चर इंडियन इकोनॉमी का की ड्राइवर है। सरकार मेक इन इंडिया और स्मार्ट सिटी मिशन जैसे प्रोजेक्ट्स के जरिए भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर पर काफ़ी जोर दे रही है। भारतमाला प्रोजेक्ट के थ्रू देश में सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। वहीं सागरमाला प्रोजेक्ट से पोर्ट्स को डेवलप और एडवांस किया जा रहा है, जिससे भविष्य में लॉजिस्टिक सेक्टर बेहतर होगा। भारत की पहली ग्रीन फील्ड सिटी गुजरात के धोलेरा में बनकर तैयार होने वाली है और अगले 1 दशक में सैकड़ों नई स्मार्ट सिटी तैयार की जाएंगी। नंबर 7, स्टेबल डेमोक्रेसी। दोस्तों, अगर हम चाइना जैसे देश की बात करें तो यहाँ लोगों की सोशल लाइफ पर काफ़ी रेस्ट्रिक्शंस हैं। लोगों को सरकार के खिलाफ बोलने की आज़ादी नहीं है। यहाँ तक कि जनता अपने हिसाब से सरकार भी नहीं चुन सकती। जहाँ वन पार्टी पॉलिटिक्स चलती है, लोग काफ़ी दबा हुआ महसूस करते हैं।
वहीं दूसरी तरफ भारत में लोगों को कई अधिकार दिए गए हैं। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है जो हर 5 साल में सरकार का चुनाव करती है। लोगों को बोलने की आज़ादी और धार्मिक आज़ादी समेत कई अधिकार हैं जिसके डेवलपमेंट में यहाँ के हर एक सिटीजन का योगदान है और यही खूबी आगे चलकर भारत को सुपर पावर बनने में मदद करेगी। नंबर 8, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। दोस्तों, भारत की साइंस एंड टेक्नोलॉजी का डंका पूरी दुनिया में बजता है। भारत वन ऑफ द बिगेस्ट आईटी एक्सपोर्टर है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोड्यूस करने में भारत का आज दबदबा है। भारत का फार्मा सेक्टर 3rd लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड है और ये दुनिया की 62% फार्मास्यूटिकल डिमांड फुलफिल करता है। और केवल यही नहीं, भारत रूस और अमेरिका के बाद खुद की स्पेस एजेंसी इस्टेब्लिश करने वाला तीसरा देश है जिसे आज हम इसरो के नाम से जानते हैं। साथ ही भारत चांद पर कदम रखने वाला चौथा देश बना था और इसीलिए हम कह रहे हैं कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी भारत को 2050 तक सुपर पावर बनने में मेजर रोल प्ले करने वाली है। नंबर 9, इंडस्ट्री। दोस्तों, चाइना को इस समय मैन्युफैक्चरिंग हब कहा जाता है। ये मार्केटेबल गुड्स का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करता है। वहीं दूसरी तरफ भारत सॉफ्टवेयर, डिजाइन, सर्विस और प्रिसीजन इंडस्ट्री में तेज़ी से ग्रो कर रहा है। भारत के आईटी सेक्टर का आज दुनिया में कोई मुकाबला नहीं है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोड्यूसर है। चाइना एक लाइट इंडस्ट्री प्रोड्यूसर है जो ज़्यादातर खिलौनों और छोटे मोटे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का ही प्रोडक्शन करता है। वहीं भारत हैवी इंडस्ट्री प्रोड्यूसर है जो टैंक्स, शिप्स और हैवी व्हीकल्स का प्रोडक्शन करता है। नंबर 10, एजुकेशन। दोस्तों, भारत इंजीनियर्स, डॉक्टर्स और साइंटिस्ट का 2nd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। वहीं भारत के पास दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इंग्लिश स्पीकिंग पॉपुलेशन है। भारत के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स जैसे IIT, IIM और IISc दुनिया के जाने माने इंस्टीट्यूट्स में शुमार हैं। साथ ही सरकार अब स्किल इंडिया पर भी खूब जोर दे रही है जिससे भारत के वर्कफोर्स की डिमांड दुनिया भर में तेज़ी से बढ़ रही है। तो दोस्तों, ये हैं वो 10 कारण जिनकी वजह से ये कहा जा सकता है कि 2050 में भारत ही दुनिया पर राज करेगा और वही सुपर पावर कहलाएगा। आपको क्या लगता है, क्या भारत में वो कैपेबिलिटीज़ हैं जिससे कि वह भविष्य में सुपर पावर बन पाएगा? हमें कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। अभी के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। साथ ही ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल A1 इंडियंस को भी सब्सक्राइब करें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 10 ऐसी वजूहात का जिक्र किया जा रहा था जिनकी बिना पर भारत साल 2050 तक दुनिया की सुपर पावर बन सकता है। इकॉनमी का कहा जा रहा था पहले नंबर पर, और इसी एक इकॉनमी की वजह से ये सारी बात गश सुनाई देती है कि भारत अब तरक्की के ऐसे दौर में कदम रख चुका है जहां पर भारत बहुत कुछ हासिल करने जा रहा है। एक ऐसे वक्त में जब दुनिया की बड़ी बड़ी मईशतें महंगाई से गुजर रही हैं, किसानबाजी से गुजर रही हैं और तबाही के दहाने के करीब पहुंच चुकी हैं, ऐसे में भारत की मईशत हमें 8% के ग्रोथ रेट के साथ तरक्की करती हुई दिखाई दे रही है। तो ये भारत के लिए गोल्डन वक्त है। दुनिया पे मुश्किल वक्त है लेकिन भारत की इकॉनमी के लिए ये गोल्डन वक्त है और इसी इकॉनमी ग्रोथ की वजह से भारत को दुनिया की आने वाली सुपर पावरों में शुमार किया जाने लगा है। अब अगर भारत की मौजूदा इकॉनमी की बात की जाए तो ये तकरीबन 3.5 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच चुकी है, जिसे साल 2025 तक यानी सिर्फ अगले 2 सालों में 5 ट्रिलियन डॉलर का करना है। फिर इसे 2027 में जर्मनी को पीछे छोड़ना है और साल 2029 में भारत की इकॉनमी ने जापान की इकॉनमी को पीछे छोड़ के दुनिया की तीसरी बड़ी इकॉनमी बन जाना है। अब अगर इस इकॉनमी को तरक्की देने वाली भारत की युवा की बात की जाए जो इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर थी कि भारत की एक बड़ी आबादी जो आज से 10-20 साल पहले तक भारतीयों के लिए एक ताना बनी हुई थी और भारतीयों के लिए एक बोझ बनी हुई थी, आज भारतीयों के लिए एक फ़ख्र बनती हुई सामने आ रही है और दुनिया की ये बड़ी यूथ दुनिया के बड़े बड़े कारनामे करने के लिए तैयार भी है। हम अगर 2050 की बात ना भी करें और आज की बात ही देखें तो हमें दुनिया की बड़ी कंपनीज़ के CEOs भारतीय देखने को मिलते हैं और भारत की IT की तो क्या ही बात है। बेंगलोर और हैदराबाद जैसे शानदार IT के मराकज़ की वजह से भारत की IT एक्सपोर्ट्स में बहुत तेज़ी के साथ इजाफा हो रहा है और भारत का नौजवान इन 2 शहरों की तरफ रुख करके भारत को ऐसे बुलंदियों पे ले जा रहा है जो आने वाले वक्तों में मिसाल बन जाएगी। इसके बाद आर्मी का कहा जा रहा था, इसमें कोई शक नहीं, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी आर्मी सबसे ज़्यादा मजबूत होगी वो उतना ही लंबा अरसे तक दुनिया को दबाकर सुपर पावर बन सकता है, जिस तरह के अमेरिका ने किया या जिस तरह अब चाइना कर रहा है। तो आज भी अगर भारत की आर्मी की बात की जाए तो ये दुनिया की दूसरी बड़ी आर्मी है और अगर इसकी स्ट्रेंथ की बात की जाए तो दुनिया की चौथी मजबूत तरीन फौज है अमेरिका, रशिया और चाइना के बाद। भारत आज तक दुनिया का सबसे बड़ा असला इंपोर्टर है लेकिन बहुत जल्द भारत दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बन जाएगा जंगी आलात को लेके। तो खैर ये कोई अच्छा रुझान तो नहीं है। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जा रही थी तो भारतमाला, सागरमाला
और ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट जो भारत की तरक्की में कलीदी यानी बुनियादी किरदार अदा करेंगे उनका बताया जा रहा था। इंफ्रास्ट्रक्चर के बगैर किसी भी मुल्क की तरक्की सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि जब तक आमदोरफ्त आसान नहीं होगी, गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन आसान नहीं होगी, तब तक ट्रेड आसान नहीं होगी, जब तक ट्रेड आसान नहीं होगी तब तक एक्सपोर्ट नहीं बढ़ेंगी। और एक्सपोर्ट से याद आया कि भारत ने अपने फिस्कल ईयर 22-23 का टारगेट अचीव कर लिया है। इतनी तसल्ली से तो ये खबर पढ़ने का मौका नहीं मिला, लेकिन सुनने में आ रहा है कि $800 बिलियन का जो टारगेट रखा गया था 31 मार्च तक वो हासिल कर लिया गया है और इसे साल 2030 तक $2 ट्रिलियन तक ले जाने का हदफ है। खैर इतनी ज़्यादा मालूमात इस मौके पे फ़िलहाल नहीं है, इसलिए ज़्यादा नहीं बता सकता। अब अगर अगले सेक्टर की बात की जाए तो वो डेमोक्रेसी की बात की जा रही थी और ये सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट है और ये इतना ज़्यादा ज़रूरी है जिसको भारत में इतनी ज़्यादा अहमियत नहीं दी जाती। डेमोक्रेसी की वजह से लोगों को अपनी बात करने का मौका मिलता है। 5 साल के बाद भारत में इलेक्शन होते हैं और जो जीतता है वो इक़्तिदार में आ जाता है, जो हारता है वो घर चला जाता है। लेकिन पिछले कुछ अरसे से हम देख रहे हैं कि भारत में ये रवायत अब तब्दील होती हुई दिखाई दे रही है और भारत वन पार्टी रूल की तरफ बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रहा है। और इसकी सबसे बड़ी वजह नरेंद्र मोदी की मकबूलियत है, जिन्हें हर एक मौके के ऊपर एक सुपर हीरो बनाकर पेश किया जाता है, जिसकी वजह से भारत में सियासी जमातों के दरमियान बेचैनी फैली हुई है। इसकी 2 बड़ी मिसालें मिलती हैं, एक कांग्रेस के एक बड़े रहनुमा राहुल गांधी के हवाले से और दूसरी आम आदमी पार्टी के सरबराह केजरीवाल के हवाले से। पहले राहुल गांधी की बात करते हैं, जिन्हें सूरत की अदालत के मजिस्ट्रेट ने 2 साल की कैद सुना दी और 2 साल की कैद सुनाने की वजह से वो अपनी लोकसभा की नशिस्त से भी हाथ धो बैठे और सूरत के जो मजिस्ट्रेट उन्हें यह सज़ा सुना रहे थे उन्हें इस बात का मुकम्मल इल्म था कि अगर उनको दी जाने वाली सज़ा 2 साल से 1 दिन भी कम हुई तो राहुल गांधी की नशिस्त बरकरार रह जाएगी। लेकिन उन्होंने पूरे 2 साल की सज़ा सुनाई और ये इस तरह के केस में सबसे ज़्यादा सुनाई जाने वाली सज़ा भी है। तो इस तरह राहुल गांधी को जो साइड लाइन लगाने की कोशिश की गई है, ये भी इस बात की तरफ एक इशारा है कि मुस्तकबिल में भारत वन पार्टी रूल की तरफ तेज़ी के साथ बढ़ सकता है, क्योंकि नरेंद्र मोदी मकबूलियत के जिस अरूज पर पहुंच चुके हैं उससे भारत की दीगर सियासी जमातों के दरमियान बेचैनी बहुत ज़्यादा फैलती जा रही है। अब दिल्ली के वज़ीर आला और आम आदमी पार्टी के सरबराह केजरीवाल की बात करें तो उन्हें अदालत ने 25,000 रुपया जुर्माना सिर्फ इस बात पर सुना दिया कि उन्होंने गुजरात की एक अदालत से रजू किया था कि नरेंद्र मोदी की डिग्रियों को पब्लिश किया जाए और उन्होंने शक किया कि नरेंद्र मोदी की हासिल करदा डिग्रियां जाली हैं। लेकिन गुजरात की एक अदालत ने उन्हें 25,000 रुपये का फ़ाइन ये करते हुए कह दिया कि नरेंद्र मोदी की डिग्रियां इससे पहले भी पब्लिक की जा चुकी हैं। तो अब देखना ये है कि एक एक करके जो ऐसे वाक़यात रोनुमा हो रहे हैं जो भारत में बीजेपी के कदमों को भी मजबूत कर रहे हैं और दीगर सियासी पार्टी के लिए जगह को भी तंग करते जा रहे हैं। तो ये एक ऐसा बहाम है जो अब वाज़ेह होता हुआ दिखाई दे रहा है कि भारत वन पार्टी रूल की तरफ जा सकता है। इस मामले में भारतीयों को सबसे ज़्यादा एहतियात बरतनी चाहिए। फिलहाल तो ये बहुत अच्छा लग रहा होगा कि नरेंद्र मोदी हैं, वो इकॉनमी का ग्रोथ रेट बहुत ज़बरदस्त है, एक्सपोर्ट बढ़ रही हैं, रोज़गार मिल रहे हैं, डिफेंस मजबूत हो रहा है, खारजा अमूर बेहतर हो रहे हैं। फिलहाल ये सब बातें अच्छी लग रही हैं, लेकिन अगर एक शख्स की हुकूमत चलती रही तो फिर चाइना की तरह घुटन ज़्यादा माशरा भारत में देखने को मिल जाएगा, जो कि किसी तौर भी अच्छी बात नहीं होगी, क्योंकि भारत दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है और इसे दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत के तौर पर मौजूद भी रहना चाहिए। और इसको मौजूद रखने में सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी खुद 140 करोड़ भारतीयों की बनती है। अब अगर भारत के सुपर पावर बनने के एक और अहम टारगेट की बात की जाए, यानी भारत के फॉरेन रिलेशन की, तो वो सच में आज के वक्त में बड़े ही मिसाली देखने को मिलते हैं। भारत की अमेरिका से तो अब वो रग़बत नहीं रह गई, लेकिन रशिया, यूके और फ्रांस जैसी बड़ी क़ुव्वतों के साथ भारत के तल्लुकात बहुत ज़्यादा बेहतर हो चुके हैं। अरब दुनिया में भारत के रिलेशन बहुत ज़्यादा बेहतर हैं, यूरोपीय यूनियन के ममालिक के साथ भारत के रिलेशन बहुत ज़्यादा बेहतर हैं और पुतिन तो वैसे ही नरेंद्र मोदी के ज़ाती दोस्त बने हुए हैं। तो इस लिहाज से भारत एक गोल्डन टाइम से गुजरा है अपने फ़ॉरेन रिलेशंस को लेके, जिसमें एक बहुत बड़ा हाथ भारत के फ़ॉरेन मिनिस्टर जयशंकर जी का भी है, जो एक बहुत ही कामयाबी के साथ अपनी मुल्क की खारजा पॉलिसी को चला रहे हैं। तो सारे ये अमल बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त थे और अगर ये सारे पे अमल हो जाता है तो फिर कोई शक नहीं कि 2050 में भारत को हम दुनिया की एक सुपर पावर के तौर पे देख सकते हैं। लेकिन भारत को ये भी याद रखना चाहिए कि अभी अमेरिका और चाइना जैसी क़ुव्वतें इस दुनिया में मौजूद हैं। तो लेकिन देखते हैं कि वक्त किसके हक़ में ज़्यादा बेहतर फैसला करता है। आपका कीमती वक्त का शुक्रिया। अगर आप भी किसी वीडियो पर रख सकते हैं तो कीमती कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। इस वीडियो कीमती समय देने के लिए बहुत सारा धन्यवाद।